Hello everyone. So congratulations to all of them, those who have qualified for the GATE 2024 और जिन लोगों ने रैंक लाया उनको भी बहुत ढेर सारी बधाइयां. So बहुत सारे इसमें बच्चों का हम इंटरव्यू ले रहे हैं एंड टुडे वी हैव along with अभिषेक कुमार. इनके बारे में थोड़ा मैं पहले बता दूं. ईएस 2021 में इन्होंने एग्जाम दिया था और ईएस के इंटरव्यू तक गए थे. ही वाज ही सिक्योर्ड 759 मार्क्स कंप्लीटली. और ईएस 2022 में भी इन्होंने दिया था ईएस का. वहां उन्होंने इंटरव्यू तक गए थे वहां भी. और फिर 2023 के ईएस में इनका सिलेक्शन हुआ वेयर ही गॉट 805 मार्क्स. तो अभी इन्होंने गेट 2024 दिया एंड ही हैज सिक्योर्ड 24 रैंक. अब इससे मैं ये बताना चाहूंगा कि भाई एक बंदा लगातार दिए जा रहा है और हार नहीं मान रहा है. मतलब हर बार इंटरव्यू में जा रहा है और 2 बार इंटरव्यू से उसको लौटा दिया जा रहा है. फिर भी उसकी हिम्मत देखो और वो कंटिन्यूअस प्रिपरेशन कर रहा है बिकॉज ही नोज कि मैं डोर जो है नॉक किए जा रहा हूं, कभी तो खोल ही दूंगा. सो लेट अस कांग्रेचुलेट फर्स्ट ऑफ ऑल अभिषेक कुमार फॉर सिक्योरिंग 24 ऑल इंडिया रैंक इन गेट 2024. हेलो अभिषेक, हाउ यू आर फीलिंग नाउ? सर काफी अच्छा फील हो रहा है. सो दिस इज द सेकंड टाइम आई थिंक यू आर सिटिंग ओवर हियर, राइट? यस सर. राइट. सो अब हमें बताओ, बच्चों को भी बताओ, व्हाट वाज योर जर्नी, कैसे ये तुम्हारा प्रिपरेशन का जर्नी रहा, कुछ उसके बारे में ब्रीफ करो. और खास तौर से ये गेट में 2024 जो तुमने दिया, तो जो रैंक ग्रैब किए हो, क्या कैसा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रहा तुम्हारा? सर मैंने 2017 में बीटेक में एडमिशन लिया. अच्छा. बीटेक कंप्लीट किया मैंने 2021 में. जामिया मिलिया इस्लामिया में मेरा कोर्स था. ऐसे फिर मैंने ईएससी गेट का वो ईएससी दिया, 2021 का अटेम्प्ट दिया. बिल्कुल. तो सर उसमें मतलब मेरा प्री क्वालिफाई हुआ, मेंस क्वालिफाई हुआ एंड मैं फाइनल इंटर तक पहुंचा. सर 2022 का अटेम्प्ट दिया, ऐसे 2023 का अटेम्प्ट दिया. उससे मेरे को लगता है जैसे गेट में जैसे मैंने मेंस की जो प्रैक्टिस करी थी, वो मेरे कहीं ना कहीं काम आई गेट 2024 में. ओके. और वो प्रिपरेशन मेरे को यहाँ पे हेल्प करेगा. मतलब ये मेंस के जो प्रैक्टिस तुमने किए थे वो गेट में बहुत काम आया, राइट? सर ये हम हमेशा बतलाते हैं कि जो मेंस का प्रिपरेशन है कन्वेंशनल प्रोग्राम का, वो कन्वेंशनल क्वेश्चंस को बनाने से गेट के लिए बड़ा फायदा मिलता है, राइट? ओके. तो अभी जो इस बार जो एग्जाम दे रहे थे उसके लिए क्या प्लान बनाया था? सर ऐसा कोई बहुत ज्यादा स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी मैंने नहीं बनाया था. ओके. तो मेरा ये था कि ईएससी ऑलरेडी हो रखा था, तो जस्ट गेट मतलब ईएससी के तुरंत रिजल्ट बाद ही गेट का एग्जाम था. तो जस्ट मैं उसमें मतलब मेरा प्रैक्टिस इतना अच्छा था तो मैं जस्ट एग्जाम दे लिया. तो फिर टेस्ट सीरीज वगैरह को अटेम्प्ट कर रहे होगे? टेस्ट सीरीज सर मैंने गेट के लिए आइस मास्टर की अटेम्प्ट करी थी. ओके. सो वैसे कोचिंग तो तुमने शायद 2019 में या 20 में तुमने 2019 में तुमने यहीं से कोचिंग कर ली थी. सो अभी से एक तुम्हारा वास्ट एक्सपीरियंस रहा है प्रिपरेशन करने का. कई बार इंटरव्यू से बाहर आए, फिर तुम्हारा सिलेक्शन हुआ, फिर तुमने गेट भी कई बार दिए और फिर इस बार गेट में बहुत अच्छा रैंक भी लेके आए हो. तो एक ओवरऑल तुम्हारे पास में एक आइडिया बन गया होगा तैयारी के लिए. तो हम तो खैर स्टूडेंट्स को बताते ही रहते हैं. मैं चाहता हूं कि तुम अपने एंड से बताओ, जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो स्टार्ट भी कर रहे हैं अभी, उनको क्या एक पाथ फॉलो करना चाहिए, किस तरह से क्लासेस करनी चाहिए, किस तरह से उनको रिवाइज करना चाहिए, कब पीवाईक्यू या टेस्ट सीरीज कब देना चाहिए, एक प्रॉपर गाइडलाइन जस्ट यू शेयर विद देम. सर मैं क्या चाहूंगा, एक तो क्लास रेगुलरली करनी है. यस. क्लास कोई मिस नहीं करना. उससे क्लास में अच्छे से नोट्स बनाने हैं. बिल्कुल. उसको सेम डे पे रिवाइज करना है. गुड. जो भी डाउट होते हैं वो रिस्पेक्टिव फैकल्टी से आके पूछ लेना है. बिल्कुल. टेस्ट पे हम रहते ही हैं सारे फैकल्टीज, सो रिस्पेक्टिव डाउट्स आप पूछ सकते हैं. फर्दर एंड सर क्वेश्चन प्रैक्टिस हैंड टू हैंड करते रहिए. जो टॉपिक कंप्लीट हुआ है तो उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस उसी दिन ही कर लीजिए. ओके. वो बड़ा हेल्पफुल रहेगा. एंड पीवाईक्यू अच्छे से सोल्व करने हैं एंड पीवाईक्यू ईएससी एंड गेट दोनों के अच्छे से सोल्व करने हैं. ओके. एंड सर जो बुकलेट प्रोवाइड की जाती है उसको अच्छे से सोल्व करना है. अच्छा, मतलब बुकलेट में जो हमारा है जितने भी क्वेश्चंस वगैरह हैं उनको भी एक बार के लिए थॉरोली बना लिया. सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव. ओके. और फिर बाद में रिवीजन का क्या प्लान बनाना है, क्योंकि रिवीजन करना बड़ा एक टफ टास्क होता है. कि मान लो क्लास तो कर लेते हैं बच्चे, अच्छा क्लास के बाद में ये भी कर लेते हैं कि घर जाके दोबारा वो नोट्स को देख भी लेते हैं, बट जैसे जैसे एक्यूमुलेट होता जाता है सब्जेक्ट, तो रिवाइज करने के लिए वो बैठते नहीं है और मन भी नहीं करता है. तो इसको कैसे? सर मैं कहना चाहूंगा कि रिवीजन के लिए हर डेली में 3-4 घंटे आपको डिवोट करने चाहिए रिवीजन के लिए. एंड जब आप सेकंड टाइम रिवाइज कर रहे हो तो कोशिश करें आप एक जैसे जो फॉर्मूला भूल जा रहे हो या जो चीज आपको याद नहीं रही उसको एक नोट डाउन कर लो. तो फिर आपको सब्जेक्ट में केवल वही चीज रिवाइज करनी है. वो बड़ा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. एंड सर जैसे टेस्ट सीरीज होगी तो टेस्ट आप रिवीजन से टेस्ट सीरीज भी कर सकते हैं. जैसे सपोज सॉन्ग कंप्लीट हो गया आपका. यस. तो अगर 1 मंथ बाद आप उसका टेस्ट दो तो उससे क्या रहेगा, आपने टेस्ट के थ्रू आपका रिवीजन हो जाएगा. आपको पता चलेगा कि आपके वीक एरिया कौन से है, कहाँ पे आपको वर्क करना है. बिल्कुल. और रिवीजन के लिए सर मैं मानता हूँ कि 3 से 4 घंटे डेली आपको देने हैं.
3 से 4 घंटे डेली देने हैं और इसमें भी एक बात ध्यान रखना है, टेस्ट सीरीज के जरिए पीवाईक्यू सॉल्व करने के जरिए ये सारा रिवीजन का ही एक तरीका है, राइट? यस सर। सो टेस्ट सीरीज में कब से टेस्ट सीरीज, जैसे मान लेते हैं मुझे अगर देना है 2024 का 2025 का भी एग्जाम देना, सपोज मैं अगर चाहता हूं अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करना ईएस के लिए और गेट दोनों के लिए, तो मुझे कब से टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट कर देना चाहिए? सर पार्ट टेस्ट जैसे मान लीजिए ऐसे सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया तो पार्ट टेस्ट तो आप कभी भी दे सकते हैं। जब अप्रैल का मंथ हो गया, मई का मंथ हो गया, तो आप उसमें दे सकते हैं टेस्ट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो सर मैं कहता हूँ कि एटलीस्ट सितंबर से तो आपको टेस्ट चालू कर ही देनी चाहिए। सितंबर से, राइट? वो भी जैसे सब्जेक्ट कंप्लीट होता रहे तो उसका पार्ट टेस्ट देते रहिए, तो उसमें कुछ अच्छा, कभी-कभी स्टूडेंट्स के साथ ये भी होता है कि उनके कॉलेजेस में छुट्टी नहीं मिलते हैं, बाद में वो लेटर ऑन हर कोई कॉलेज से प्लान नहीं करता है। हालाँकि हम ये सजेस्ट करते हैं कि अब ये दौर है कि आप कॉलेज से ही अपने करियर को एक्सप्लोर करें और प्लान करें। पर मान ले फिर भी अगर कोई नहीं कर पाया है और लेट स्टेज में आके जॉइन करता है, फिर कुछ सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, फिर वो लेट स्टेज में देखते हैं कि यार टेस्ट दूँगा, उसमें शायद मिक्स ऑफ सब्जेक्ट भी हम लेते हैं टेस्ट, तो 2 सब्जेक्ट शायद उन्होंने कर रखा है और 1 सब्जेक्ट का सवाल आ रहा है जो नहीं कर रखा है। तो फिर वो ये सोच के छोड़ देते हैं यार ये तीनों तो हमने पढ़ा नहीं, तो उनको क्या करना चाहिए? नहीं सर, 2 सब्जेक्ट जो आपने अच्छे से कवर करके उसके आप वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। बिल्कुल, बिल्कुल। दैट इज़ द गुड थिंग, दैट इज़ व्हाट वी आल्सो सजेस्ट कि जो आपने नहीं पढ़ा है उसको ना अटेम्प्ट करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एट लीस्ट जिसको आपने कर रखा है, उसको आपको अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप फिर धीरे-धीरे भूल जाएँगे क्योंकि वो इट्स अ पार्ट ऑफ रिवीजन। सो एंड व्हाट अबाउट द लॉन्ग नोट्स या शॉर्ट नोट्स? जो क्लास के नोट्स है उसके अलावा फिर आपने कुछ अलग से नोट्स बनाए थे? हाँ, जैसे मान लीजिए जैसे सोम था तो उसमें जो फ़ॉर्मूलेज़ वगैरह थे वो मैंने नोट कर लिए। आरसीसी के फ़ॉर्मूले थे, स्टील के थे। ओके, तो एक बार नोट करने से क्या होता है उसको बार-बार जब आप पढ़ोगे तो आपको चीज़ याद वो रिटेन हो जाएगी सारी। ओके। और ये तैयारी के दौरान कई बार नेगेटिविटी भी आती है क्योंकि ये एक बड़ा लेंदी प्रोसेस है और वॉल्यूम ऑफ सब्जेक्ट सबको मालूम है बहुत ज़्यादा है सिविल में, राइट? और बहुत वाइड कवरेज करना पड़ जाता है। ईएस के लिए भी, गेट के लिए थोड़ा कम है बट बहुत ज़्यादा आप नहीं बोल सकते कम है। बट इतना वाइड कवरेज करने में साल भर करीब लग जाता है। तो ये नेगेटिविटी जब आती थी, चाहे किसी भी एंड से हो, फैमिली एंड से हो या अपना पर्सनल लाइफ से हो या हेल्थ इश्यूज़ हो, इनको कैसे ओवरकम करना चाहिए? क्या करते थे इनसे? सर मेरे साथ फैमिली सपोर्ट काफ़ी अच्छा था। तो यस, जैसे मेरा भाई था वो मेरे को काफ़ी सपोर्ट करता था। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जैसे मैं अपनी वो प्रॉब्लम्स वगैरह होती थी मैं फैमिली से शेयर कर लेता था तो वहाँ से सपोर्ट मिल जाता था। तो एक कॉन्फिडेंस बना रहता था कि हाँ, हो जाएगा। बिल्कुल। ये मेरा मोटिवेशन फैक्टर रहता था। जैसे पेरेंट्स हो गए भाई हो गया तो यहाँ से मेरे को मोटिवेशन मिल जाता था। सो दैट इज़ गुड। इनफैक्ट ये नेगेटिविटी हर किसी के साथ में आ जी सर। जाती है टाइम टू टाइम। तो फ्रेंड्स हो या फैमिलीज़ हो जहाँ से आप कंफर्टेबल हैं, यू हैव टू इंटरैक्ट विद देम ताकि आप मोटिवेटेड रहें हमेशा, राइट? यस सर। सो दैट वाज़ अ गुड थिंग। एक्चुअली फ्रेंड सर्कल भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। कई बार ये भी हमने देखा है कि डिस्कशंस में, कॉन्सेप्ट्स में, राइट? सो व्हाट अबाउट थोड़ा-सा मैं आउट ऑफ द बॉक्स जाके ये पूछूँगा कि ये जो इस बार गेट का एग्ज़ाम तुमने दिया, तो एक्सपेक्टेड था ये रैंक या फिर रैंक प्रेडिक्टर वगैरह में देखे थे या कुछ आइडिया? सर रैंक प्रेडिक्टर दिखा रहा था कि डबल डिजिट में रैंक आ जाएगी मतलब 81 टू 90 के अराउंड मेरी ओके, रैंक रहेगी। तो ओके, एक्सपेक्टेड था कि अंडर 100 रैंक आ जाएगी। ओके, लेकिन टॉप 25 में आना थोड़ा एक्सपेक्टेड नहीं था। ओके. So are you planning to give once again to get the grab नो, some another rank? नो सर। Because already you have been selected हाँ, in ES, right? यस सर। So मुझे लगा पता नहीं maybe नहीं so सर। single digit rank नहीं, once नहीं, again. Okay, that is the good thing. बट एक चीज तुम ये बताओ कि बार-बार जब ईएस में भी इंटरव्यू से बाहर हो रहे थे, तो तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि शायद अब छोड़ देना चाहिए यार, 2 बार हो गया, थक गया, पता नहीं? नहीं सर मैंने इसको अलग सेंस में लिया। मेरे को लगा कि इंटरव्यू तक पहुँच रहा हूँ तो मेरे चांसेस और ज़्यादा हाई है। ओके, मैं कहीं न कहीं 1-2 साल में रह रहा हूँ क्योंकि वैकेंसी थोड़ी कम आ रही थी। क्योंकि 23 में वैकेंसी अच्छी खासी थी। तो मेरे को ओके, लगा कि इस बार तो मेरे को करना ही करना है। ओके, फिर मैंने एक ऐसा मोटिवेशन लिया कि मैं इंटरव्यू तक पहुँच गया हूँ। ऐसे नहीं कि फर्स्ट स्टेज में बाहर हो गया हूँ। तो ये मैंने एज़ अ मोटिवेशन लिया और मैंने फिर 23 का अटेम्प्ट बहुत कॉन्फिडेंटली दिया। उससे ओके. मेरा सिलेक्शन हो गया ईएसई में। दैट वाज़ अ गुड थिंग। अच्छा, ये ईएस का सिलेबस और गेट के सिलेबस में जो डिफरेंस है, हुँ। उसके बारे में थोड़ा बताओ? सर मैं कहूँगा कि ईएसई का सिलेबस थोड़ा वास्ट है और गेट का सिलेबस का सबसेट है एक तरीके से। यस, तो ईएसई की अगर तैयारी अच्छी है तो गेट आपको ऑटोमैटिकली निकल जाएगा। अगर यस, आपने ईएसई के प्री की तैयारी, मेंस की तैयारी अच्छे से करी है तो आप गेट डेफिनिटली आप अच्छा स्कोर कर ही दोगे। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि अगर कोई स्टूडेंट ईएसई का तैयारी बहुत अच्छा कर लेता है, तो उसको गेट के लिए इतना कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसका गेट तो हो ही जाएगा। जैसे आपने मेंस का तैयारी अच्छे से कर ली है, कन्वेंशनल क्वेश्चन लगा लिए ईएसई के, बिल्कुल, बिल्कुल, वो तुमको कहीं न कहीं स्टूडेंट को कहीं न कहीं गेट में ज़रूर हेल्प करेंगे। यस। सो गेट में तो स्कोर आने के बाद वैसे भी नेक्स्ट प्लान
फॉर द पीएसयू सेक्टर, और जिनका कई बार क्या है, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो गेट का एग्जाम देते हैं बट ईएस नहीं दे रहे, तो उनको फिर अलग से कुछ एक्स्ट्रा कवर करना पड़ जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसे सिलेबस हैं जो गेट में भले नहीं है लेकिन वो ईएस में है। सो इट्स ऑफ कोर्स ईएस का जो रेंज है वो वाइड है, और गेट इज अ सबसेट ऑफ योर ईएस। सो दैट वाज वेरी नाइस। नेक्स्ट यू जस्ट टेल मी कि यहाँ जो तुम्हारा बीटेक जहाँ से तुमने किया था, व्हिच प्लेस यू हैव कंप्लीटेड? जामिया मिलिया इस्लामिया। जामिया मिलिया। तो कॉलेज में तुम्हारा जैसे सेकंड थर्ड ईयर में जब तुम थे, उस समय तुमको नहीं लगा कि मैं तभी स्टार्ट कर दूं प्रिपरेशन सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में? सर मैंने थर्ड ईयर में जस्ट स्टार्ट थर्ड ईयर में स्टार्ट किया था। सो थर्ड ईयर में मतलब सीनियर्स वगैरह को देख के ऐसा? सर एक्चुअली मेरा भाई खुद उसकी गेट में 2016 में रैंक 7 थी और अच्छा। ईएससी 2017 में रैंक 3 थी। ओके वहीं से मोटिवेशन था कि ओके ओके ओके। सो कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन मिल जाता है कि जब फैमिली में कोई निकल जाए तो ऐसा Yes, लगता है कि yes. ठीक है। सो आफ्टर दैट ये जब तुम टेस्ट सीरीज लिखते थे, तो टेस्ट सीरीज लिखने के बाद दो तीन तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। जैसे टेस्ट सीरीज लिखने के बाद में ऐसा लगता है कि यार मेरा नंबर नहीं आ रहा है, या मैं बड़ा डिमोटिवेट हो गया कि मुझसे हो ही नहीं रहा है, मेरे रैंक्स भी नहीं आ रहे। तो टेस्ट सीरीज लिख के कैसे उसको ठीक करते थे चीजों को? सर पहली बात तो सर टेस्ट सीरीज आपका एक्चुअल पेपर है नहीं, तो ओके टेस्ट सीरीज में अगर नंबर कमा रहे तो डिमोटिवेट वाली कोई भी बात नहीं है। आपको देखना कि कमी कहाँ रह रही है, कि आपका कहीं स्पीड में दिक्कत है, कि आप हो सकता है आप पूरा पेपर अटेम्प्ट ही ना कर पा रहे हो, या आप अटेम्प्ट तो कर पा रहे हो लेकिन आपका एक्यूरेसी खराब है, या फिर हो सकता है आपको कहीं ना कहीं कवरेज में दिक्कत है। वो सब आपको टेस्ट सीरीज से पता चलेगा Right. और धीरे धीरे जब आप टेस्ट दोगे तो आपका नंबर इंप्रूव होंगे और धीरे धीरे जो है आप अच्छा स्कोर भी करने लग जाओगे टेस्ट सीरीज में। तो टेस्ट सीरीज आपको नेगेटिव माइंडसेट से नहीं देनी, पॉजिटिव माइंडसेट से देनी है। कि टेस्ट सीरीज में नंबर खराब आ रहे हैं, ये फायदा है कि आपके एक्चुअल पेपर में मार्क्स, ये गलती जो आप टेस्ट सीरीज में कर रहे हो वो सेम गलती आप एक्चुअल पेपर में नहीं करोगे। ओके। तो टेस्ट सीरीज आप पॉजिटिव वे में ले। अच्छा, कई बार टेस्ट सीरीज में जो सवाल आते हैं वो पढ़े हुए पोर्शन से नहीं होते हैं। तो टेस्ट सीरीज में मान लो तुमने बनाया 50 सवाल, उन 50 सवाल में मान लो कुछ 5 सवाल ऐसे मिले जो है नहीं पढ़े वाले पोर्शन से, तो उसको क्या करते थे? क्या फिर वापस से कहीं अपने नोट्स में लिख देते थे उन चीजों को, या छोड़ देते थे? सर मैं नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लेता था। अच्छा, जो एक्स्ट्रा पार्ट आ जाते थे हाँ। उनको अगर लगता था कि करने लायक है तो यू हैव इनकॉर्पोरेटेड इन दैट यस सर। नोट्स, राइट? अच्छा, नोट्स जो बनाते थे तुम शॉर्ट नोट्स में, कभी ऐसा नहीं लगा कि यार जो न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट्स है उनके कुछ न्यूमेरिकल्स को ही नोट्स में रख दिया जाए? नहीं, मैंने ऐसा नहीं करा। तो जब भी नोट्स बनाया सिर्फ या तो कॉन्सेप्चुअल बातों को रखा या फॉर्मूलेस को रखा, फॉर्मूलेस को रखा। राइट? कभी न्यूमेरिकल्स को नहीं रखा, नहीं। राइट? सो रिवीजन करते समय सिर्फ फॉर्मूला और जो शॉर्ट नोट्स बना के उससे रिवीजन किए। हाँ, फॉर्मूले और कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है तो वो देख लिए एक बार। और जो न्यूमेरिकल वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उनके क्या न्यूमेरिकल्स को रिवाइज करने के लिए वन एंड ओनली टेस्ट सीरीज को ही बेसलाइन बना हाँ, लिया? टेस्ट सीरीज और कई बार अगर रिक्वायरमेंट लगती थी तो पूरे नोट्स रिवाइज कर लेता। पूरे नोट्स भी कभी कभी रिक्वायर? revise। ओके। अच्छा, तो रिवीजन में भी यानी डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट है कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर मुझे लग रहा है मैं कंफर्टेबल हूं तो मैंने उसको शायद कम रिवाइज किया, हाँ। और कहीं मैं थोड़ा सा अगर तकलीफ में हूं या मुझे लग रहा है थोड़ा वीक फील कर रहे हैं तो उसको ज्यादा रिवाइज किया, हाँ, वो ज्यादा तो- टाइम दिया। वो चीज़ सर टेस्ट सीरीज से पता चल पाएगी। टेस्ट सीरीज से अगर पता टेस्ट चल सीरीज में पाएगी। नंबर नहीं आ पा रहे हैं, आपको दिक्कत लग रही है तो उसको फिर पूरे नोट्स से अच्छे से रिवाइज कर लियो। तो वो सब चीज़ें टेस्ट सीरीज से अच्छे से पता चल पाती है। अच्छा, गेट के एग्जाम में जो वर्चुअल कैलकुलेटर है उसकी प्रैक्टिस का कितना रोल है? सर वो तो सर बहुत ज़्यादा रोल है क्योंकि गेट में एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। यस। तो अगर गेट कैलसी में अगर कोई मिस्टेक कर दोगे तो आपके काफ़ी मार्क्स चले जाएँगे। तो इस वजह से जो है इसका प्रैक्टिस कर लिए। क्योंकि ज्यादातर समय स्टूडेंट्स को आदत ये होती है कि क्लास में जब हम पढ़ाते हैं तो नॉर्मल जो हाथ में कैलकुलेटर, हैंड कैलकुलेटर, उसको यूज करते हैं, और जो वर्चुअल कैलकुलेटर लेटर ऑन, हालांकि आप प्रैक्टिस करते हैं स्टूडेंट्स, बट ना प्रैक्टिस ज्यादा करें तो आई थिंक उनके लिए एक दिक्कत हो सकती है सर। दिक्कत होती है, राइट? लेकिन सर गेट से 1 या 2 महीने पहले तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना ही स्टार्ट कर देना चाहिए उसके से। राइट। इनफैक्ट यू आर सेइंग कि ईएससी के कन्वेंशनल में भी कैलसी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले है, राइट? हाँ, yes, sir। क्योंकि काफ़ी कैलकुलेशन आप कैलसी से इजीली कर सकते हो। जैसे टेबल बनानी हो गई या स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, आपको मीन निकालना है, तो सब आप ऑलरेडी कैलसी से ही परफॉर्म कर सकते हो और आपका काफ़ी टाइम से सेव हो जाएगा। Okay. So, very nice talking to you, Abhishek. Now, once again, what message you would like to give for all of your juniors? क्योंकि एक बात मैं बता दूं पहले कि juniors हमेशा, like you are having elder brother, right? Who secured very nice rank. So he was a motivation. Now I think you will be a motivation for your juniors, right? So you would like to give some message, कुछ message देना चाहोगे अपने juniors को? Preparation करना चाहिए, then कैसे करना चाहिए, for what message you would like to give? सर मैं कहना चाहूँगा कि ये जो जर्नी है काफ़ी लंबी है, तो बीच में डिमोटिवेट नहीं होना है। अच्छे से अगर आप स्टडी करते रहोगे, कॉन्स्टेंटली मेहनत करते रहोगे तो कहीं न कहीं आपका रिज़ल्ट कन्वर्ट होगा। तो यही है, अपना क्लास अच्छे से अटेंड करिए और कंसेप्ट अपना क्लियर रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए।
आप कहीं न कहीं एक टाइम में नहीं हुआ, सेकंड टाइम में नहीं हुआ, तो थर्ड या फोर्थ टाइम में आपका 100% हो जाएगा। ये मैं कहना चाहूँगा, कंसिस्टेंटली आपको लेके मेहनत करते रहना पड़ेगा। राइट, मतलब ओवरऑल आपके मेहनत पे और आपके गोल पर डिपेंड है। वंस यू विल डिसाइड योर गोल एंड you start working on it, it is very obvious that one day you will achieve it, isn't it? बिल्कुल सर, बिल्कुल। Okay, nice talking to you अभिषेक, बहुत अच्छा लगा। हमारे तरफ से, पूरे आइस मास्टर की तरफ से ढेर सारे शुभकामनाएं तुम्हें तुम्हारे फ्यूचर के लिए। सो वी होप कि फ्यूचर तुम्हारा और ब्राइट हो। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू।